जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में आप लोग देखने वाले हैं, यदि आप बीए में हैं, बीएससी में हैं या फिर बीकॉम में हैं, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपने जियोग्राफी लिया है। जियोग्राफी में आपके पेपर का नाम है फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है। तो 2024, 2025, 2026 के एग्ज़ाम में भी यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, यह लिखित क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये लिखित क्वेश्चन पेपर है आपका और ये क्लास 3 है। मैं आपको बता दूं, ये क्लास 3 है आपका। इसके पहले मैंने एक क्लास और कराया है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। जा करके आप लोग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा इस क्लास को अटेंड करने के बाद, क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज दोनों अलग अलग पेपर हैं, लेकिन आज का जो पेपर है बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला ही लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से भी मिलेंगे और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मैंने पेपर सॉल्व कराया है। तो अगर आप पेपर देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पेपर देखने से दोस्तों ये आइडिया लग जाता है कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो प्रश्न होते हैं रिपीटेड होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। जैसे कक्षा 10 और कक्षा 12 में आपके प्रश्न रिपीट होते हैं, उसी तरह से आपके ग्रेजुएशन में भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को चर्चा करेंगे और इस प्रश्न पत्र में जितने भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उसके उत्तर भी मैं आपको बताते चलूँगा। और मैं ये भी बता दूंगा आपको कि कौन सा प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम हर साल पूछा जाता है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, किसे स्किप करना है, किसे नहीं करना है। तो दोस्तों ठीक है, ध्यान रखेंगे, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है जियोग्राफी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिनका भी एग्ज़ाम है व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि वो भी, आपके जो दोस्त हैं वो भी शानदार तरीके से अपना देख ले कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलें। और देखिए, किसी किसी कॉलेज में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा लिखने के लिए, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ समय लिखा रहेगा, आप लोग देख लेंगे। जो पूर्णांक रहेगा ये 75 रहता है, सभी कॉलेज में ये सेम रहता है। लेकिन जो लिखने का समय दिया जाता है, किसी कॉलेज में 2 घंटे, किसी कॉलेज में 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है बाबू, चले। जो आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है और कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में लगभग 70% कॉलेज आपके लिखित एग्जाम कराएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि आप क्या करें भैया, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते रहें। मैं आपको क्वेश्चन पेपर ला कर देता रहूँगा दोस्तों, सॉल्व करा करके देता रहूँगा। आप शानदार तरीके से एग्ज़ाम से पहले आप अपना तैयारी कर लेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पहले मैं आपको कुछ पढ़ा देता हूँ। यहाँ जो नोट्स दिए रहते हैं इसे पढ़ना अनिवार्य है बाबू। ठीक है, देखिए, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी ओर अंकित हैं। लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। ठीक है, जो आपके लघु उत्तरी प्रश्न है उसको 200 शब्दों में लिखना है और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उसको 500 शब्दों में लिखना है बाबू। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, यहाँ पर आपके लघु उत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है, यह बात ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, सबसे बड़ी समस्या ये है और सबसे बड़ी जानकारी आपको मैं ये दूंगा कि आपको प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाता है। आप किस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि आपको एकदम, यहाँ पर 10 नंबर आपका है तो आपको 10, पूरा 10 तो मिलता नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह से लिखिए तो 9 नंबर आप एकदम गारंटी है, मुझे, मैं गारंटी देता हूं, जैसे मैं बताऊंगा, अगर उस तरह से आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा तो आपको 9 नंबर, 8 नंबर एकदम गारंटी के साथ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चले, प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना मैं ये भी आपको बताऊंगा और जितने भी प्रश्न है उसका उत्तर भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चले, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। ठीक है, स्कोप ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है 200 शब्दों में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% ये आपका पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है भूकंपीय तरंगे, ये आपका हर साल हर कॉलेज में पूछा जाता है भूकंपीय तरंगों के बारे में। ठीक है,
लघु उत्तरी में पूछेगा, दीर्घ उत्तरी में पूछ सकता है और अति लघु में भी पूछता है बाबू, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। भूकंपीय तरंगों से आपका प्रश्न आएगा एकदम 100%, इसे तैयार कर लेंगे, ठीक है। चले इन दोनों प्रश्नों का चलिए मैं आपको उत्तर बता देता हूँ किस तरह से लिखना है, ये एकदम अच्छे तरीके से आप जान लीजिए, ठीक है। देखिए, भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, इसी तरह से आपको लिखना है उत्तर डाल के। देखें, भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं और इनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले भौगोलिक विशेषताओं का विश्लेषण करता है, ठीक है। भौतिक भूगोल क्या करता है, पृथ्वी की भौतिक जो संरचना है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसकी जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं और इसका जो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली जो भौतिक विशेषताएं हैं उसका विश्लेषण करता है भौतिक भूगोल, ठीक है। इसमें प्राकृतिक परिदृश्य होते हैं जैसे पहाड़ हैं, नदियां हैं, महासागर हैं, जंगल है, जलवायु, मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में, ठीक है। भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में क्या शामिल है, पहाड़, नदियां, महासागर, जंगल, जलवायु, मिट्टी और परिस्थितियां तंत्र शामिल है, ठीक है। देखिए, अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो इसी तरह से आसान शब्दों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा बाबू, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो और आसानी हो जाएगा, जब आपको समय मिलेगा तब आप लोग पढ़ते रहिएगा, चाहे तो क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर आपको आगे बताएंगे कि भौतिक भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र निम्नलिखित हैं। देखिए, उत्तर इसी तरह से लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। चले, भू संरचना, ठीक है, भू संरचना इस तरह से आपको लिखना है। अच्छा, यहाँ पर ले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र यहाँ तक मैंने बता दिया। अब भौतिक भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं। इसमें पहला है भू संरचना, दूसरा है जलवायु विज्ञान, तीसरा है मृदा भूगोल। चलिए, भू संरचना क्या है आपका, भू संरचना है पृथ्वी की सतह के निर्माण और उसके विकास का अध्ययन करता है भू संरचना, ठीक है, जैसे पहाड़ हो गया, घाटियाँ हो गई, पठार आदि। जलवायु विज्ञान क्या है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी क्या है, विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु, मौसम और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जलवायु विज्ञान। मृदा भूगोल क्या है भैया, सॉइल जियोग्राफी क्या है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, उनकी संरचना, गठन और वितरण का अध्ययन करता है, ठीक है। चले, देखिए, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप उत्तर लिखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपको 9 नंबर एकदम मिलेगा, ठीक है, 8 नंबर भी मिल सकता है एकदम गारंटी के साथ, ठीक है। चले, आगे लिखना आपको जल विज्ञान, ठीक है, हाइड्रोलॉजी, जल चक्र, नदियों, झीलों और महासागरों का अध्ययन करता है जल विज्ञान। उसके बाद आता है आपका पारिस्थितिकी और वनस्पति भूगोल, ठीक है, इकोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी, वनस्पति, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र का वितरण और उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। अगला है आपका समुद्र विज्ञान, ठीक है, ओशियनो जियोग्राफी, ठीक है, महासागरों और समुद्रों का अध्ययन उसमें, ठीक है, जिसमें उनकी भौतिक और रासायनिक संरचनाएं, समुद्री धाराएं और समुद्री जीवन शामिल है, ठीक है। चले, पहले का उत्तर हो गया आपका। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम इसे आप तैयार कर लीजिएगा, एकदम रट डालिएगा। भूकंपीय तरंगे आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अच्छा, भूकंपीय तरंगों का उत्तर कैसे लिखना है, इस तरह से आपका पूछेगा, केवल इतना ही देगा आपके प्रश्न में, भूकंपीय तरंगे, बाकी और कुछ नहीं पूछा रहता है, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है, देखें, भूकंपीय तरंगे आपको हेडिंग डालना है अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा से बनने वाली तरंगे होती हैं भूकंपीय तरंगे, ठीक है, जो पृथ्वी के भीतर से होकर गुजरती हैं और सतह तक पहुंचती हैं, ठीक है। यहाँ पृथ्वी है आपका, पृथ्वी के अंदर ये आपका भूकंपीय तरंगे होती हैं और ये ज़मीन तक पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये तरंगे पृथ्वी के अंदर की चट्टानों में आई दरार या टूटने के कारण उत्पन्न होती हैं, ठीक है। चलें, अब अर्थक्वेक में यानी भूकंपीय तरंगों में आपको आगे लिखना है, मुख्य रूप से भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहला है शरीर तरंगे यानी बॉडी वेव्स और दूसरा है सतही तरंगे यानी सरफेस वेव्स, ठीक है। चले, आपने हेडिंग बता दिया, अब आपको इसी तरह से लिखना है शरीर तरंगे, ठीक है, बॉडी वेव्स। ये तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती हैं और दो प्रकार की होती हैं, पी तरंगे और यस तरंगे, ठीक है। आपके अति लघु में भी पूछता है पी तरंगे क्या होती हैं, यस तरंगे क्या होती हैं, ठीक है। 2 नंबर का आपका पूछा जाता है या फिर 3 नंबर का, तो यहाँ से आपका अति लघु भी तैयार हो जाएगा बाबू, ठीक है। चले, पी तरंगे क्या होती हैं,
ये प्राथमिक तरंगे होती हैं और सबसे तेज गति से चलती हैं पी तरंगे, ठीक है। इसलिए ये भूकंप के दौरान सबसे पहले महसूस की जाती है। ये तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। एस तरंगे क्या होती हैं? ये द्वितीय तरंगे होती हैं और पी तरंगों के बाद आती हैं। ये केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं और इनकी गति पी तरंगों से कम होती है, ठीक है। चले, दूसरा था आपका सतही तरंगे, ठीक है, सरफेस वेव्स। ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर फैलती हैं और इनके कारण सबसे अधिक विनाश होता है। ये शरीर तरंगों के बाद आती हैं और इनमें प्रमुख होती हैं लव तरंगे, रैली तरंगे, ठीक है। लव वेव्स क्या होती हैं? ये जमीन को क्षैतिज रूप में हिलाती हैं। और रैली तरंगे क्या हैं? रैली वेव्स क्या हैं? ये सतह को ऊपर नीचे की दिशा में हिलाती हैं इस तरह से, ठीक है। और जो लव वेव्स हैं किस तरह से? इस तरह से हिलाती हैं आपको ज़मीन की, ठीक है। बहुत ही शानदार है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आएगा एकदम 100% रट डालिए इसे, ठीक है। चले, अब बाबू इसमें आपका अगला पूछा गया है भू संतुलन क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100%। जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था उसमें भी आपका भू संतुलन आया था, ठीक है। तो भू संतुलन एकदम तैयार कर लेना है बाबू आपको। चलें, इसका भी उत्तर मैं आपको बताऊंगा अभी। गेजर क्या है ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, इसे स्किप कर दीजिए, 2-3 बार केवल इसे पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से लिख सकें, ठीक है। लेकिन जो अगला है आपका वलन के प्रकार, टाइप ऑफ फ्लोट्स, इसके पहले जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था उसमें भी आया था। तो 100% गारंटी है, इसे भी लेकर के आपको चलना है, ठीक है। वलन के प्रकार इसको रट डालना है एकदम। अति लघु, लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी में भी पूछता है वलन के प्रकार, ठीक है। चले, इन तीनों का उत्तर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। भू संतुलन क्या है, गेजर क्या है और वलन के प्रकार, ठीक है, वलन क्या होता है। चले, पहला आपका भू संतुलन क्या है, ठीक है, ठीक है बाबू। चले, देखिए भू संतुलन क्या है? पृथ्वी की परतों के संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। भू संतुलन क्या करता है? जो पृथ्वी की परतें हैं इसके संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। यह वह स्थिति है जिसमें पृथ्वी की परतें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आपस में संतुलित रहती हैं। भू संतुलन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह पर अलग अलग ऊंचाई वाले हिस्से जैसे पर्वत, मैदान, घाटियां पृथ्वी के अंदर की सतह यानी आसतल पर समान रूप से दबाव डालते हैं, ठीक है। भू संतुलन में आपको आगे क्या है, आगे पढ़ना है आपको, आगे इस तरह से लिखना है। जब किसी क्षेत्र में भूभार, जैसे भूमि का जो भार होता है पर्वत, ठीक है, ये अधिक होता है, भूमि पर भार होता है पर्वत का, जब यह अधिक होता है तो पृथ्वी की अंदरूनी परत नीचे की ओर दबती जाती हैं। जबकि किसी क्षेत्र में कम भूभार जैसे समुद्र होता है तो वह परत ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। इस प्रकार भू संतुलन की स्थिति तब प्राप्त होती है जब विभिन्न क्षेत्रों के भूभार में संतुलन बना रहता है और भूतल की ऊंचाई में भी परिवर्तन आता रहता है। मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, ठीक है, तो ये पहाड़ है, इतना जो सरफेस एरिया है इसका, ये क्या करेगा, दबाव डालेगा। और यहाँ पर आपका समुद्र है बाबू, ठीक है, तो समुद्र में ये गहराई रहेगा तो यहाँ पर आपका ज़मीन रहेगा। जब ये दबाव डालेगा तो यहाँ से ये क्या है, इसकी जो परतें होती हैं यहाँ से उठती जाती हैं, इसलिए समुद्र का जलस्तर बढ़ता जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, यह प्रक्रिया धीमी गति से होती है और लाखों सालों तक चलती रहती है, जिससे भूतल के विभिन्न भागों में परिवर्तन होते रहते हैं। इसे ही भू संतुलन कहते हैं बाबू, ठीक है। चलें, आपका अगला था इसमें गेसर क्या है, ठीक है। देखें, गेसर एक प्रकार का गर्म पानी का झरना है जो समय समय पर पृथ्वी की सतह से गर्म पानी और भाप को विस्फोट के रूप में बाहर फेंकता है। यह घटना तब होती है जब भूमिगत जल का भंडार गर्मी के स्रोत जैसे मैग्मा के संपर्क में आते हैं और अत्यधिक गर्म होकर भाप में बदलने लगते हैं। आपने ज्वालामुखी देखा होगा टीवी में, मोबाइल में, कहीं पर भी, तो ज्वालामुखी में ये जो छोटे छोटे यहाँ से जो जैसे आपने चावल देखा है, चावल में ये छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, यहाँ से गुब्बारे की तरह आपका निकलता है चावल में से। उसी तरह से ज्वालामुखी में भी बापू आपके छोटे छोटे इसी तरह से छिद्र होते हैं, इसमें से गर्म जल निकलता है, वही है गेसर, इसी को गेसर बोला जाता है, ठीक है। चावल में जैसे छोटे छोटे आपके होते हैं, ठीक है, छेद, वहाँ से आपके ऐसे निकलते हैं छोटे छोटे बूंदे,
उसी उसी को गेजर बोलते हैं, ज्वालामुखी को। ठीक है बाबू, चले ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, आगे है आपका गर्म जल और भाप एक दबाव के साथ सतह पर आने का रास्ता खोजते हैं और फिर अचानक फूट पड़ते हैं, जिससे गेसर का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के दौरान पानी और भाप कई मीटर ऊंचाई तक उछल सकते हैं। ठीक है, उसमें जो छेद होते हैं, पानी होता है और भाप होता है, इसी से ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे बाहर निकलता है तेजी से ज्वालामुखी में से। ठीक है। अच्छा, गेसर आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं, जैसे आइसलैंड, न्यूजीलैंड और अमेरिका के योलोस्टोन नेशनल पार्क में। ठीक है, बहुत ही शानदार है ये, आपको लिखने के लिए दिया था। ठीक है, 200 शब्दों में आपको बिल्कुल इसी तरह से लिख देना है। ठीक है, चलें। अगला है आपका वलन के प्रकार। ये तो एकदम 100% गारंटी है, आता है, ध्यान रखेंगे। वलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। ठीक है, वलन क्या होता है देखें, वलन यानी फोल्डिंग, वह भूगर्भीय प्रक्रिया है। ठीक है, फोल्डिंग यानी वलन वह भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की परतों में संपीड़न बलों के कारण मोड़ या वक्रण उत्पन्न होता है। वलनों के प्रकार को उनकी आकृति, आकार और उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य प्रकार के वलन निम्नलिखित हैं, आपको उत्तर इसी तरह से लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पहाड़ है और यहाँ एक पहाड़ है। ठीक है, तो इसके बीच में दो दबाव पड़ता है, यहाँ से जो भूमि होती है इस तरह से आपका रूप लेना शुरू कर देती है। ठीक है, मोड़ आ जाते हैं उस भूमि में, उसी को वलन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, वलन के प्रकार, वलन कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपका प्रतिच्छदन वलन। ठीक है, आपका एंटीक्लीन फोल्ड इसे बोलते हैं। ठीक है, यह वलन एक आर्क जैसी संरचना बनाता है जिसमें वलन के केंद्र की चट्टानें, ठीक है, सबसे पुरानी होती हैं। इसमें परतें ऊपर की ओर झुकी होती हैं और बाहरी किनारे की परतें धीरे धीरे बाहर की ओर ढलान बनाती हैं। ठीक है, चलें। दूसरा है आपका उभरण वलन, तीसरा है आपका समवाय वलन। ठीक है, उभरण वलन क्या होता है, यह वलन एक गर्त जैसी संरचना बनाती, गर्त माने गड्ढे जैसी संरचना बनाती है जिसमें वलन के केंद्र की चट्टानें सबसे युवा होती हैं। इसमें परतें जो होती हैं नीचे की ओर झुकी होती हैं और किनारों की परतें ऊपर की ओर झुकी होती हैं। ठीक है, अब समवाय वलन क्या होता है आपका। ठीक है, सिस्मेटेरियल फोल्ड क्या होता है, इस प्रकार के वलन में वलन के दोनों ओर की परतें समान रूप से झुकी होती हैं और इसका अक्षीय तल, ठीक है, एक्सिस प्लेन जो होता है वो सीधा होता है। चले अगला आपको मैं बता दूं, आपको आप लोग पढ़ लेंगे इसे। ठीक है, देखें, असमवाय वलन है, पतनशील वलन है, पार्श्व वलन है। ठीक है, आप लोग इसे शानदार तरीके से आराम से पढ़ लीजिए, आप रोक करके, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, देखिए अगला है आपका समरूप वलन। ठीक है, आइसोक्लिनल फोल्ड। और अगला आपका डोम और बेसिन वलन। ठीक है, डोम एंड बेसिन फोल्ड। अच्छा, इसे मैं थोड़ा बता देते, देखो इस प्रकार के वलन में परतें जो होती हैं समानांतर और लगभग एक ही कोण पर झुकी होती हैं। चलिए अब क्लास चाहे जितना भी लंबा होगा आपको पढ़ा देते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डोम वलन में चट्टानें केंद्र में उभरकर एक गोलाकार संरचना बनाती हैं, जबकि बेसिन वलन में चट्टानें केंद्र में धंसकर एक गोलाकार अवनति यानी डिप्रेशन बनाती हैं। ठीक है, चलें। वलन की इन विभिन्न आकृतियों और प्रकारों का निर्माण पृथ्वी की परतों में संपीड़न बलों के प्रभाव से होता है और यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है। चले आपको अगला इसमें बता दें, जलोद पंख क्या होता है। ठीक है, वायुमंडल की परतें। और अगला है पृथ्वी का ताप बजट। तो ये हमेशा नहीं आता है, पृथ्वी का ताप बजट 2-3 बार इसे केवल पढ़ना है। ठीक है, और जो वायुमंडल की परतें हैं 100% गारंटी है, रट डालिए, ये हर साल पूछा जाता है। जलोद पंख भी हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो इसे भी 2-3 बार केवल पढ़ना है। ठीक है, 100% कौन सा तैयार करना है, वायुमंडल की परतें। ठीक है, चले अब इन तीनों का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। चले, जलोद पंख क्या होता है भैया, जलोद पंख जो होता है एक भू आकृति है जो तब बनती है जब नदी या धारा पहाड़ों से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है और अपनी गति कम होने के कारण अपने साथ लाए गए अवसादों, जैसे रेत हो गया, मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गया, पत्थर है, ठीक है,
आदि को फैलाकर जमा कर देती है। इस प्रक्रिया में जमा हुए अवसाद एक पंखाकार संरचना का रूप ले लेते हैं, जिसे जलोद पंख कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे देखा होगा, इस तरह से जो बने होते हैं, ठीक है। इसके किनारे बहुत सारे आपको कंकड़ मिट्टी, कई तरह से कचरे, ठीक है, इस यहाँ पर आपके जमा हो जाते हैं, उसी को जलोद पंख बोला जाता है, ठीक है। चले आगे है आपका जलोद पंख में। जलोद पंख आमतौर पर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनते हैं, जहाँ तेज ढलानों से निकलने वाली नदियाँ या धाराएं मैदानों में आती हैं, अवसादों को बिखेरने लगती हैं, ठीक है। इन पंखाकार संरचनाओं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं भैया? इसकी आकृति और अवसादन क्या होता है। देखिए आकृति इसकी कैसी होती है। जलोद पंख की आकृति त्रिकोणीय या पंखाकार होती है, जो पंख के समान फैलती है। इसका केंद्र बिंदु उस स्थान पर होता है जहां से नदी या धारा मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है। अवसादन क्या है? जलोद पंख में अवसादन का आकार बड़ा होता है और यह पहाड़ों के नज़दीक मोटे अवसाद जैसे कंकड़ और पत्थर जमा करती है, जबकि दूर जाते जाते महीन अवसाद जैसे रेत और मिट्टी फैलकर जमा होते हैं, ठीक है। चले आपका अगला है, इसमें गठन है और उपयोग है। जलोद पंख का निर्माण धीरे धीरे होता है। जब नदियां बार बार अपनी धारा बदलती हैं और नए नए स्थानों पर अवसाद जमा करती हैं तो उसे गठन बोलते हैं। इसका उपयोग क्या है? जलोद पंख वाली भूमि आमतौर पर उपजाऊ होती है और इसे कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ मिट्टी की परतें मोटी और उपजाऊ होती हैं। चले वायुमंडल की परतें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हर साल पूछा जाता है बाबू, ठीक है। वायुमंडल की परतें देखिए, वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में विभाजित किया गया है, जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ये परतें हैं कौन सी भैया? पहला परत है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 15 किलोमीटर तक फैली होती है, ठीक है। जहाँ पर हम हैं इस समय पढ़ रहे हैं, यहाँ से 8 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है, ठीक है, यानी ट्रोपोस्फेयर। इसी परत में मौसम की सभी घटनाएं जैसे बादल, बारिश, तूफान आदि घटित होते हैं। यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, ठीक है। चलें इसके बाद आता है आपका समताप मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। यानी यह जो समताप मंडल है, यह क्षोभ मंडल के ऊपर लगभग 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली होती है। इसमें ओजोन परत स्थित है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। समताप मंडल परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। चले अगला है आपका मध्य मंडल, ठीक है, मेसोफेयर। समताप मंडल के ऊपर यह परत लगभग 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक फैली होती है। इसमें तापमान ऊंचाई के साथ फिर से घटता है मध्य मंडल में, ठीक है। अच्छा, इस परत में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह सुरक्षित रहती है मध्य मंडल में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका थर्मोस्फियर। यह परत यानी थर्मोस्फियर मध्य मंडल के ऊपर 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक फैली होती है। यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ अत्यधिक बढ़ जाता है, ठीक है बाबू। अच्छा, और यह परत और सौर गतिविधियों के कारण गर्म रहती हैं, थर्मोस्फियर, ठीक है। यानी थर्मोस्फियर परत में आयन मंडल होता है, जहाँ परावर्तित रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर पहुँचती हैं। अगला है आपका बहिर्मंडल, ठीक है, एक्सपोस्फेयर, ठीक है। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जो लगभग 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक फैली होती हैं। यहाँ परत धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है और वायुमंडल की सबसे हल्की परत मानी जाती है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के गैसों की प्रधानता होती है। ये परतें वायुमंडल को संरक्षित करने के साथ साथ पृथ्वी पर जीवन को भी संभव बनाती हैं। चले अगला है आपका पृथ्वी का ताप बजट। इसे आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, 2-3 बार केवल पढ़ लेंगे, इसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, चाहे तो आप इसे वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलें अच्छा, इसमें मैं कुछ आपको बता देता हूँ। देखें, पृथ्वी का ताप बजट है। पृथ्वी का ताप बजट उस संतुलन को संदर्भित करता है जो पृथ्वी को
प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा और अंतरिक्ष में विकर्ण होने वाली ऊर्जा के बीच होता है। पृथ्वी का ताप बजट, यह संतुलन पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, पृथ्वी के ताप बजट के मुख्य घटक हैं, आप इसे आराम से पढ़ लेंगे बाबू। ठीक है, चलें, आप लोग चाहे तो इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलें, देखिए इसमें अगला है आपका प्रवाल भित्तियों के प्रकार। 100% गारंटी है, ये प्रश्न आता है हर साल। सार गैसो सागर, ये क्या होता है? हमेशा नहीं आता है, इसे स्किप कर देंगे। ठीक है, 2-3 बार केवल इसे पढ़ना। 100% प्रवाल भित्तियाँ पढ़ना है हमें, 100% ये आपका पूछा जाएगा। टाइप ऑफ कोरल रीड्स, ठीक है, सार गैसो सी। चलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका प्रवाल भित्तियों के प्रकार। तो प्रवाल भित्तियाँ यानी जो कोरल रिफ्स होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहला आपका किनारी प्रवाल भित्ति। ठीक है, ये प्रवाल भित्तियाँ सीधे तट के पास स्थित होती हैं और किनारे के साथ संलग्न रहती हैं। ये सबसे सामान्य प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। दूसरा है आपका बाधक प्रवाल भित्ति। ये तट से, ठीक है, तट से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं और समुद्र के बीच में बड़ी बाधा के रूप में होती हैं। इनके और तट के बीच में गहरे पानी की एक चैनल होती है। ग्रेट बैरियर रीफ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, अगला है आपका अतोल। ठीक है, ये प्रवाल भित्तियाँ गोल या अंडाकार आकार की होती हैं और एक लैगून के चारों ओर घिरी होती हैं। ये समुद्र के बीच में होती हैं और अधिकांशतः ज्वालामुखीय द्वीपों के डूबने के बाद बनती हैं अतोल। ठीक है, चौथा है आपका पैच रीफ। ठीक है, पैच रीफ क्या है? ये छोटी और अलग अलग प्रवाल भित्तियाँ होती हैं जो बड़े रीफ सिस्टम्स के भीतर पाई जाती हैं। ये अनियमित आकार की होती हैं और आमतौर पर लैगून या अन्य उथले जल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है बाबू, देखिए आगे देखें, ये सभी प्रवाल भित्तियाँ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और समुद्री जीवों के लिए निवास स्थान प्रदान करती हैं। ठीक है, ये टापू बन जाते हैं कुछ दिन के बाद। चलें, आपको आगे मैं आपको बता देता हूँ सारगैसो सागर क्या है। ठीक है, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक विशेष क्षेत्र है जो अपनी विशेषताएं और पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है। इसके मुख्य गुण इस प्रकार हैं। पहला है आपका स्थिति। सारगैसो सागर की स्थिति क्या है? यह सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है और 4 प्रमुख समुद्री धाराओं द्वारा घिरा हुआ है। उत्तर अटलांटिक धारा, कैनरी धारा, फ्लोरिडा धारा और दक्षिणी अटलांटिक धारा द्वारा यह घिरा है। ठीक है, अगला है आपका सारगैसम शैवाल। इसका नाम सारगैसम शैवाल के नाम पर रखा गया है जो इस सागर की सतह पर बड़े पैमाने पर उगता है। यह शैवाल एक विशेष प्रकार का फ्लोटिंग शैवाल होता है जो इस क्षेत्र की पहचान और पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला है आपका जलवायु और मौसम। ठीक है, सारगैसो सागर में जलवायु और मौसम कैसा है? सारगैसो सागर का पानी शांत और नीला होता है और यह क्षेत्र अक्सर धीरे और शांत जलवायु का अनुभव करता है। यहाँ की जलवायु में गर्मी और नमी होती है जो समुद्री जीवन के लिए अनुकूल है। अगला है आपका सारगैसो सागर का पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, यह सागर विभिन्न समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान है, विशेषकर फ्लोटिंग शैवाल और मछलियों के लिए। सारगैसो सागर कई प्रवासी समुद्री जीवों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जैसे कि कुछ कछुए और मछलियाँ। ठीक है, सारगैसो सागर की विशिष्टता और इसके विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के कारण यह समुद्री अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, यहाँ यूनिट वाइज दिया। देखे अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग तरीके से प्रश्न आएंगे बाबू, प्रश्न पत्र आएंगे। ठीक है, प्रश्न तो वही आते हैं, प्रश्न पत्र आपके अलग अलग होते हैं। तो यूनिट 1 में आपका पूछा गया है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निहारिका परिकल्पना क्या होता है इसे आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इसे 500 शब्दों में उत्तर देना आसान नहीं है। ठीक है, क्लास कराऊंगा तो कम से कम 4-5 घंटे का क्लास हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपके पास बुक होगा, PDF होगा। ठीक है, या तो फिर आपके पास सीरीज होगी UPH, ठीक है, या राजेंद्रा होगा।
अगर नहीं मिल रहा है तो देखिए इन प्रश्नों का उत्तर आपको पूरा गूगल पे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आप लोग, मैं रिकमेंड करूँगा कि बुक में से ही ढूंढ लें। अगर नहीं मिल रहा है तो गूगल पे थोड़ा बहुत सर्च करके अपने तरफ से पढ़ लेंगे। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो वीडियो में आइए, कमेंट बॉक्स में आप सीधे प्रश्न को लिखिए और बोल दीजिए सर इसका हमें उत्तर बताइए, तो आपको उत्तर बता दिया जाएगा, ठीक है। चले, हालांकि मैं जब मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, ठीक है, 2-2 प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व करा दूंगा सभी को, ठीक है। चलें, इसमें अथवा करके दिया रहेगा आपका, ठीक है। दूसरे या तीसरे में से कोई एक करना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, ये हर साल पूछा जाता है प्रश्न। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है, हर साल पूछा जाता है। बहुत ही एकदम 100% इसे तैयार करना है, ठीक है। चलें, अगला है आपका वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार केवल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है आपका सूर्याभिताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए। ये भी नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार केवल पढ़ना है, यह बात ध्यान रखेंगे। अगला है आपका भूकंपों के प्रकार तथा वितरण पर एक निबंध लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल प्रश्न आता है, ठीक है। भूकंपों के प्रकार मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और इसके वितरण पर एक निबंध लिखना है, इसके प्रकार और वितरण पर। तो उम्मीद है साथियों, जब आप भूकंप के प्रकार पढ़े रहेंगे, भूकंप के प्रकार के बारे में पढ़े रहेंगे, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एकदम इम्पोर्टेंट है, इसे रट डालना है, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न है महासागर भविष्य में संसाधनों का भंडार गृह है, व्याख्या कीजिए। महासागर से आपके कम से कम 2 प्रश्न आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से एकदम शानदार तरीके से तैयार करना है, महासागर को रट डालना है, ठीक है। चलें, अगला है आपका हिमानी के अपर्दन तथा निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, लेकिन अपर्दन और निक्षेपण ये गारंटी है, 100% आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चले, इसे पढ़ लेना है, 100% तैयार कर लेना है। अगला है आपका अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। यह बाबू आपका 90% मान के चलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी हर साल नहीं पूछा जाता है। अटलांटिक महासागर के बारे में आपके कई सारे प्रश्न आते हैं, तो एकदम एकदम समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करना है, ठीक है। तो जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है बाबू, इसको आपको तैयार कर लेना है। मैंने लघु उत्तरी प्रश्न बता दिया है, आप लोग PDF जरूर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न पत्र को, ठीक है, आगे WhatsApp पर जरूर सेंड करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। चलें, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।